हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं द क्रिप्टिक सर। और बेटा अभी रिसेंटली हमारा 21 जून को रीनीट 2026 कंप्लीट हुआ है। आई होप आपका वो एग्ज़ाम अच्छा गया हो। ठीक है। एंड इस वीडियो में हम बॉटनी का जो पार्ट है बेटा उसको एनालाइज करेंगे। ये देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन किस जगह पे एनसीईआरटी में से पूछे गए हैं, एनसीईआरटी से पूछे भी गए हैं या कहीं और से पूछे गए हैं, कितने हद तक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं और कितने हद तक क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के इनडायरेक्ट तरीके से पूछा गया है। ठीक है, तो बने रहिएगा इस वीडियो में, एंड तक सब कुछ पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटा, मेरे पास जो अभी ये सेट है वो बेटा सेट कौन सा है, कोड 50 वाला है। अब यहाँ पर मेरे पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, पहला क्वेश्चन मेरे पास है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंजाई और एल्गी के बीच में, उसको क्या बोला जाता है बेटा, लाइकन बोला जाता है। एनसीईआरटी में जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वहाँ ये लिखा है दैट लाइकन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशंस दैट इज म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशंस बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। किस किस के बीच का बेटा, एल्गी एंड फंजाई, वही पूछा था, वही आंसर है। ठीक है, आगे आओ। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास आता है जो सेल थ्योरी किसने बताई थी, तो स्लीडन एंड श्वान ने बताई थी। यहाँ पे लिखा है बेटा कि स्लीडन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड दी सेल थ्योरी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, 4 में से कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल के लिए। तो राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ 50s एंड 30s। हाँ बेटा बिल्कुल सही है, 50s 30s मिलकर 70s बनाते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में यही 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है। दे कैन हैव प्लाज्मिड, हाँ बिल्कुल इसमें प्लाज्मिड होता है। दे कंटेन मेसोसोम, हाँ बिल्कुल मेसोसोम होता है। दे हैव पेरोक्सिसोम, नहीं बेटा पेरोक्सिसोम नहीं होता है। तो ए बी एंड सी करेक्ट है, तो आंसर आ गया आपका फोर्थ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, प्रोकैरियोट्स के बारे में यहाँ लिखा हुआ, और यहाँ लिखा भी हुआ सब यूनिट जो होती है उसमें 50s है और 30s सब यूनिट प्रेजेंट होती है 70s राइबोसोम की। ठीक है, दूसरा जो प्लाज्मिड के बारे में लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है बेटा, जो स्मॉल डीएनए होता है उसको प्लाज्मिड बोलते हो। इट इज़ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, यहाँ लिखा है इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, और इसी स्मॉल डीएनए को आप प्लाज्मिड बोल रहे हो। इसके अलावा मेसोसोम के बारे में भी आपको यहाँ मिल जाएगा। एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है मेसोसोम, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक एक्सटेंशन होता है, एक डिफरेंशिएटेड पार्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, तो 94 के बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन एनक्लोजेस मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या प्रेजेंट, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ क्या है, मैट्रिक्स प्रेजेंट है। देखो बेटा ये कहाँ दिया गया है आपको, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है दैट मेम्ब्रेन बाउंड, 2 मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। इट डिवाइड्स द ल्यूमन इनटू 2 डिस्टिंक्ट एक्वस कंपार्टमेंट, और ये दोनों मेम्ब्रेन 2 डिस्टिंक्ट एक्वस कंपार्टमेंट बनाती है, आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट। और जो इनर कंपार्टमेंट है वो फिल्ड होता है एक डेंस होमोजेनस सब्सटेंस है जिसको क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स। तो अगर आप यहाँ पे भी डायग्राम में भी देखो बेटा ध्यान से, तो डायग्राम में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ क्या आया है, मैट्रिक्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैट्रिक्स आंसर आ गया। अब आगे बढ़ो, आगे क्या है बेटा, क्रिस्टी के बारे में बताया। क्रिस्टी किसका पार्ट होता है, क्रिस्टी इज अ पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो बेटा इनर इनफोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होती है, तो ए का सेकंड आ गया। सिस्टर्नी जो होती है वो गोल्जी अपरेटस में सैक शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो बी का 4 आ गया। थाइलाकोइड्स जो होते हैं वो फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, तो क्या हो गया बेटा, सी का 1 आ गया। और फॉस्फोलिपिड्स जो होती हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, तो डी का 3 आ गया। तो ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3, ए का 2, बी सी का 1, डी आंसर 2। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ मेंशन किया गया है, यहाँ पे देखो, तो इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स आ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड सिस्टर्नी टुवर्ड्स दी मैट्रिक्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के जो मैट्रिक्स होता है उसकी तरफ इनर वाली मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स क्रिएट करती है, उसी को क्रिस्टी बोला जाता है। दूसरा है कैमिलो गोल्जी ने पहली बार एक डेंसली रिटेन स्ट्रक्चर, रेटिकुलर स्ट्रक्चर देखा था, किसके पास, न्यूक्लियस के पास, और इनको ही गोल्जी बॉडी बोला था। दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक और सिस्टर्नी ऑफ 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो यहाँ पे आगे ना सिस्टर्नी के बारे में बात हो रही है। उसके बाद आगे क्या है बेटा, थाइलाकोइड्स, द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो स्पेस है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं, और द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड द थाइलाकोइड्स। और इस स्ट्रोमा के अंदर कुछ मेम्ब्रेनस सैक होते हैं, उसको थाइलाकोइड बोलते हो। कहाँ प्रेजेंट है, स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है। थाइलाकोइड का सी वाला आ गया।
सॉरी फर्स्ट वाले का सी का फर्स्ट वाला आ गया। एंड देन फॉस्फोलिपिड्स के बारे में पूछा गया है, जो मेजर लिपिड्स हैं फॉस्फोलिपिड है, जो कि किस बाइलेयर की फॉर्म में अरेंज पाए जाते हैं। ठीक है, तो 97 क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ो। आगे आता है बेटा हमारे पास फोटो रेस्पिरेशन रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय रुबिस्को इज शोन बिलो। हमारे पास फोटो रेस्पिरेशन या C2 साइकिल की रिएक्शन दे रखी है। यहाँ पे दे रखा है RUBP ऑक्सीजन के साथ मिलता है। RUBP जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है और एक और चीज़ बनाएगा X। अब X क्या है, तो दैट इज़ 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, ये कहाँ लिखा है, देखो कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि C3 प्लांट्स में ऑक्सीजन डज बाइंड टू रुबिस्को एंड हैंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज्ड। C3 प्लांट्स में जब ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो रुबिस्को ऑक्सीजन से बाइंड करेगा रादर देन CO2। हैंस द RUBP इंस्टेड ऑफ बीइंग कन्वर्टेड टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA। इसलिए RUBP 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA में ना कन्वर्ट होके किससे बाइंड करता है, ऑक्सीजन के साथ, और बनाता है एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरेट का और एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट का। तो क्या बनेगा बेटा यहाँ पे फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा और वही फॉस्फोग्लाइकोलेट आपका आंसर आ जाएगा। अब आगे बढ़ो, आगे क्या आता है, मैड काउ डिजीज कॉज्ड बाय, बेटा प्रायंस के द्वारा कॉज होती है, प्रायंस इसको कॉज करते हैं। तो यहाँ देखो प्रायंस है और एक डिजीज़ का नाम लिखा होगा मैड काउ डिजीज़। इन कैटल में जो देखने को मिलते हैं इसको बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी भी बोला जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच पिगमेंट है एब्जॉर्प्शन पीक ऑफ 700 नैनोमीटर इन द फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर PS1। क्लोरोफिल ए। आपको पता है PS1 जो है या PS2 हो, रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है ना। अब यहाँ पर लिखा भी है कि इन PS1 द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए हैज़ एन एब्जॉर्प्शन पीक एट 700 नैनोमीटर, इसलिए तो इस रिएक्शन सेंटर को P700 बोला जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ो। आगे क्या है, फिलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ। लीफ के अरेंजमेंट के पैटर्न को आप क्या नाम दे देते हो बेटा, फिलोटैक्सी नाम दे देते हो। कहाँ लिखा है, फिलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम और द ब्रांच। सीधा सीधा क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब आगे बढ़ो। आगे क्या बोल रहा है, दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स, उसमें क्या क्या आता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आएगा बेटा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। चारों देखो कौन से ऑप्शन में है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोम एंड वैक्यूल फर्स्ट ऑप्शन में ही है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस फ्रॉम 206 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। अब 206 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज हैं, तो उससे कितने पायरुविक एसिड बनेंगे। तो देखो बेटा यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब ग्लाइकोलिसिस में जाता है तो 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के बनते हैं। तो जब 206 जाएंगे तो कितने बनेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 412। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, 412 आंसर आ गया। ठीक है, आगे आओ। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यूज्ड एज हर्बिसाइड। हर्बिसाइड की तरह कौन यूज़ किया जाता है बेटा, हर्बिसाइड की तरह यूज़ किया जाता है 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, एक तरीके का क्या है, ये सिंथेटिक ऑक्सीजन है, वाइडली यूज टू किल डाइकोटिलेडोनस वीट। ठीक है, अब आगे आओ, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे लिखा है जिम्नोस्पर्म्स में द मेल एंड द फीमेल गैमेटोफाइट रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया। कहाँ रहता है बेटा, स्पोरेंजिया में रहता है, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, स्पोरेंजिया में ही रहता है। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट जिसको पोलन ग्रेन बोलते हैं वो माइक्रोस्पोरेंजिया में रहता है, फीमेल गैमेटोफाइट जिसको एंडोस्पर्म बोल रहे हो वो मेगास्पोरेंजिया के अंदर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा गया है बेटे स्टेटमेंट में, यहाँ लिखा है दैट द मेल एंड द फीमेल गैमेटोफाइट डज नॉट हैव एनी इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट। कहाँ रहेंगे, ये स्पोरोफाइट पे रहते हैं, और वो स्पोरोफाइट के ऊपर किसके अंदर रहेंगे, स्पोरेंजिया के अंदर रहेंगे। ठीक है, आगे देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इन जिम्नोस्पर्म सीड आर नॉट कवर्ड। सही बात है बेटा, जिम्नोस्पर्म में सीड तो नेकेड होते हैं, कवर्ड कहाँ होते हैं, है ना। अब सीड नेकेड सीड्स हैं, तो देखो कहाँ लिखा है, द जिम्नोस्पर्म्स आर प्लांट्स इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट enclosed by any ovary wall and remain exposed both before and after fertilization. The seed that develop post fertilization are not covered, that is they are naked. ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर कैसे हैं बेटा, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आ गया। आगे बढ़ो। आगे बेटा ये बैक्टीरिया की शेप और उसके नाम के बारे में दे रखा है। तो स्फेरिकल किसको बोला जाता है बेटा, कोकस शेप्ड बैक्टीरिया को। रॉड शेप्ड को क्या बोला जाता है बेटा, बैसिलस। कोमा शेप्ड को क्या बोला जाता है, विब्रियो। स्पाइरलम शेप्ड को क्या बोला जाता है बेटा, स्पाइरलम। ए का 2 बी का 4, ए का 2 बी का 4, ये फोर्थ वाला ऑप्शन आ गया, सी का 1 एंड डी का 3। अब ये कहाँ लिखा है बेटा, देखो यहाँ पर जो स्फेरिकल होता है उसको कोकस बोला जाता है, रॉड शेप्ड को बैसिलस बोला जाता है, कॉमा शेप्ड को विब्रियो बोला जाता है, एंड स्पाइरल को स्पाइरलम बोला जाता है। यही लिखा हुआ है NCERT में आपके। ठीक है, आगे बढ़ो।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हैं? देखो बेटा, फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल एंड एक्टिनोमॉर्फिक, हाँ बिल्कुल सही है। कैलिक्स हैव 5 सेपल्स एंड आर यूनाइटेड, हाँ सब 5 सेपल्स होते हैं, पाँचों के पाँचों कैसे हैं? यूनाइटेड होते हैं। एंड्रोशियम है 5 स्टेमन्स एंड आर एपिपेटलस, हाँ बेटा 5 स्टेमन्स होते हैं, एपिपेटलस कंडीशन होती है। ओवरी इंफीरियर नहीं, ओवरी कैसी होती है बेटा? सुपीरियर। तो ए बी एंड सी ही करेक्ट है, ओनली ए बी एंड सी ओनली। ओके, तो 113। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है कि फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल एंड एक्टिनोमॉर्फिक, यहाँ लिखा है बेटा फ्लावर कैसा बाइसेक्सुअल एंड एक्टिनोमॉर्फिक। कैलिक्स है 5 पेटल्स एंड आर यूनाइटेड, 5 सेपल्स हैं और कैसे हैं बेटा? यूनाइटेड है। एंड्रोशियम है 5 स्टेमन्स, एंड्रोशियम में 5 स्टेमन्स है, एपिपेटलस कंडीशन में है। ओवरी कैसी है बेटा? ओवरी कहाँ है? ओवरी सुपीरियर लिखी है, लेकिन है कैसी? यहाँ ऑप्शन में सुपीरियर लिखी, इन्फीरियर लिखी है, लेकिन एक्चुअल में कैसी होती है? सुपीरियर। ठीक है, आगे देखो, आगे है सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट लेड टू द ग्रेजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द ग्रीन प्लांट्स। बेटा जहाँ पे अर्ली एक्सपेरिमेंट्स वाला पार्ट है ना फोटोसिंथेसिस चैप्टर का, वहाँ पे ये दे रखा है। सबसे पहले जोसेफ प्रिस्ले आए थे और उन्होंने रिवील करा था एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स, तो रोल ऑफ एयर सबसे पहला आ गया। उसके बाद फिर कौन आया था? जैन इंजन हाउस आया था, है ना। जैन इंजन हाउस ने बाद में बताया कि बबल्स जो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट से निकल रहे थे वो किस चीज़ के हैं बेटा? ऑक्सीजन के हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा जूलियस वॉन शेक्स है और उन्होंने बताया, एविडेंस दिया कि जब प्लांट ग्रो होता है तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और उसके बाद फिर TW एंगलमैन की बारी आती है, जिसमें पहला एक्शन स्पेक्ट्रम बताया निकला था एक्सपेरिमेंट से, और वो एक्शन स्पेक्ट्रम जो था वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल और भी दोनों को ओवरलैप कर रहा था। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में हुआ है बेटा। सबसे पहले क्या है? एयर का रोल, उसके बाद ऑक्सीजन के बारे में, उसके बाद ग्लूकोज और उसके बाद फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो देखो, रोल ऑफ एयर या रोल ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड ऑप्शन में सीधा सीधा देख रहा है बेटा, सबसे पहले तो रोल ऑफ एयर ही आना चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ गया। रोल ऑफ एयर सबसे पहले, उसके बाद बताया गया रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, उसके बाद बताया गया प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग प्लांट ग्रोथ, एंड उसके बाद बताया गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। ठीक है, तो 114 का सेकंड आ गया आंसर। अब 116 क्या बोलते हैं? हाउ मेनी टर्न्स ऑफ कैल्विन साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। तो बेटा देखो, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए एक साइकिल चाहिए, तो 3 के लिए कितनी साइकिल बेटा? 3 साइकिल चाहिए। अब देखो एनसीईआरटी में कहाँ लिखा है? एनसीईआरटी में लिखा है बेटा, टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 टर्न ऑफ साइकिल्स आर रिक्वायर्ड। ओए सॉरी क्या बोल दिया मैंने? हाउ मेनी टर्न्स ऑफ कैल्विन ओके, कैल्विन साइकिल की कितनी टर्न्स रिक्वायर्ड होती है? तो बेटा एक CO2 बनाने के लिए, एक ग्लूकोज, एक C6H12O6 बनाने के लिए 6 साइकिल्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हमें कितने मॉलिक्यूल बनाने हैं? 3 मॉलिक्यूल। 3 मॉलिक्यूल किसके बनाने हैं? ग्लूकोज के। तो 6 तिया 18, 18 साइकिल्स रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, कितनी साइकिल्स रिक्वायर्ड है? 18, 3 नहीं 18। ओके, तो 18 आ गया आपका आंसर। आगे आओ बेटा, आगे हम बात कर रहे हैं, ये लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। फैमिली, अब इन सब में फैमिली क्या है बेटा? तो यहाँ पे एनाकार्डियेसी जो है वो एक फैमिली है। एनाकार्डियेसी क्या है? एक फैमिली है। जीनस क्या है? मैंजीफेरा जीनस है। क्लास क्या है बेटा? क्लास में आपके पास आ जाता है डायकोटिलीडनी का 2। फाइलम क्या है? फाइलम एंजियोस्पर्मा है, फाइलम एंजियोस्पर्मा है कि क्या है? एक मिनट, हाँ फाइलम एंजियोस्पर्मा हो गया ABC। और ऑर्डर क्या है? सेपेंटेल्स है, E यहाँ आ गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? A का 3, B का 5, A का 3, B का 5, तो 4th ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। अब देखो ये कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें फैमिली देखनी है, एनाकार्डियेसी। एनाकार्डियेसी ढूंढो कहाँ है? एनाकार्डियेसी ये रही। एनाकार्डियेसी क्या है बेटा? फैमिली है। ठीक है, उसके बाद क्या है? सैपेंडेल्स ढूंढो। सैपेंडेल्स कहाँ है भाई? ये रहा। सैपेंडेल्स क्या है? ऑर्डर है। ठीक है, उसके बाद डाइकोटिलीडनी ढूंढो कहाँ है बेटा? डाइकोटिलीडनी क्या है? क्लास है। ठीक है, एंजियोस्पर्मा ढूंढो, ये रहा। एंजियोस्पर्मा क्या है बेटा? फाइलम, ये डिवीजन है। ठीक है, और उसके बाद मैंजीफेरा, मैंजीफेरा क्या है? जीनस है। मैंजीफेरा ये रहा, जीनस इधर है। मैंजीफेरा क्या है? जीनस है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मैंगो का ही क्लासिफिकेशन दे रखा था, वही आपको आंसर करना था। आगे अरेंज द फॉलोइंग टैक्सोनॉमी कैटेगरी इन द असेंडिंग ऑर्डर। देखो बेटा, ये जो सीक्वेंस है वो असेंडिंग ऑर्डर में नीचे से ऊपर। तो सबसे नीचे क्या आता है? सबसे नीचे आएगा स्पीशीज़। स्पीशीज़ के ऊपर क्या आएगा बेटा? जीनस। कहाँ गया? जीनस के ऊपर क्या आती है? फैमिली। फैमिली के ऊपर क्या आता है? ऑर्डर। ऑर्डर के ऊपर क्या आता है? क्लास। क्लास के ऊपर फाइलम, और फाइलम के ऊपर किंगडम। ठीक है, तो GAECB, तो GAECB DF
यही आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर आ गया आपका। तो नीचे से ऊपर ये असेंडिंग ऑर्डर में लगा रखा है, सबसे नीचे जी स्पीशीज, उसके बाद जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, फाइलम, लास्ट में सबसे ऊपर किंगडम आ जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाले में लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। प्लेसेंटेशन और उसके एग्जांपल्स को। मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहाँ पाया जाता है बेटा? पी में, तो फोर्थ का ए हो गया। एक्साइल प्लेसेंटेशन कहाँ पाया जा रहा है बेटा? टोमेटो में, तो पी का 2 हो गया, ठीक है। पैराइटल प्लेसेंटेशन कहाँ पाया जाता है बेटा? आर्जिमोन में, मस्टर्ड में है, आर्जिमोन एग्जाम्पल दे रखा है, तो सी का 1 हो गया। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन कहाँ पाया जाता है? डायंथस एंड प्राइमरोज में, तो डी का क्या हो गया बेटा? 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ए का क्या है? 4 3 ऑप्शन में। बी का क्या है? 2 2 और 3 दोनों में। सी का क्या है? 1, सी का 1 है, सी का 1, तो फोर्थ हो गया आपका आंसर, ठीक है। फोर्थ आंसर आ गया आपका। आगे देखो, आगे देखो, यहाँ पर कहाँ कहाँ से पूछा गया, देखो मार्जिनल प्रेजेंटेशन है। मार्जिनल प्रेजेंटेशन कहाँ पाया जाता है बेटा? पी में। एक्साइल प्रेजेंटेशन है चाइना रोज में, टोमेटो में एंड लेमन में। पैराइटल प्रेजेंटेशन है कहाँ कहाँ पाया जा रहा है बेटा? आर्जिमोन में एंड मस्टर्ड में। उसके अलावा फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन है कहाँ पाया जाता है? डायंथस में एंड प्राइमरोज में, ठीक है। अब आगे बढ़ो, आगे क्या बोल रहा है बेटा? सिनोप्सिडा जो है क्लास किस को बिलोंग करता है? तो इट बिलोंग्स टू टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा को बिलोंग करता है। कहाँ लिखा है? देखो, टेरिडोफाइट्स को 4 क्लासेस में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें ये क्लास का नाम क्या है? स्फिनोप्सिडा है, ठीक है। आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोटो रेस्पिरेशन आर करेक्ट? इनमें से क्या करेक्ट है फोटो रेस्पिरेशन के लिए? देखो भाई, दे डू नॉट अगर इन C3 प्लांट्स, गलत। C3 प्लांट्स में होता है। CO2 इज कंज्यूम्ड एंड O2 इज जनरेटेड, नहीं, O2 कंज्यूम होता है, CO2 बाहर निकल जाता है, गलत हो गया। फॉस्फोग्लाइकोलेट इज फॉर्म्ड, यस, फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है। ATP NADPH का सिंथेसिस नहीं होता, सही बात है, तो COD सही है। COD सही कौन सा बेटा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ गया आपका, ठीक है। यहाँ पे पढ़ लो कहाँ कहाँ लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि O2, यहाँ पे लिखा है C3 प्लांट्स में O2 डज नॉट बाइंड विद रुबिस्को एंड हैंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज्ड। हियर द RUBP इंस्टेड ऑफ बीइंग कन्वर्टेड टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA, इट बाइंड्स टू किससे? ऑक्सीजन से, ताकि एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरेट का बने और एक मॉलिक्यूल क्या बने? फॉस्फोग्लाइकोलेट का बने। तो थर्ड ऑप्शन में क्या बनता? फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है फोटो रेस्पिरेशन के टाइम पर, ठीक है। इन द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देयर इज नीदर सिंथेसिस ऑफ शुगर नॉर ऑफ ATP नहीं बनेगा, ना ही शुगर बनेगा। रादर इट रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ CO2 बाहर निकल जाता है, CO2 कंज्यूम नहीं होता, निकल जाता है, ठीक है। अंटिल द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP इन द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH, ना ATP बनता ना ही NADPH बनता है। तो CO2 तो सही है बेटा, बाकी A और B गलत हो गए। आगे आगे क्या है बेटा? आगे क्वेश्चन में लिखा है दैट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ राइबोसोम्स अटैच टू इट सरफेस, नहीं, राइबोसोम्स तो एब्सेंट होते हैं ना। इट इज़ द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, यस सही है। इट एक्टिवली इन्वॉल्व्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, बेटा नहीं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व होता है। इट इज़ द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कहीं बनती ही नहीं है ना। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो कहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स को बनाने के लिए मेजर साइट है, ठीक है। अब आगे आओ, आगे क्या है बेटा? आगे बोला है जीनस। जीनस क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, कौन सा ऑप्शन हो गया? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर आएगा। डेफिनेशन में लिखा हुआ है बेटा, जीनस कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, जो स्पीशीज रिलेटेड होती है उसे सेम जीनस में डाल दिया जाता है। आगे आओ, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट, इनमें से कौन प्रोकैरियोट नहीं है? देखो बेटा, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होता है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, ब्लूग्रीन एल्गी प्रोकैरियोट है, माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट है, फंजाई क्या है? यूकैरियोट है। ये आपको जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में टेबल दे रखी है उसमें फंजाई के नीचे देखना सेल टाइप कैसा लिखा है, यूकैरियोटिक, मतलब ये यूकैरियोटिक है। बाकी सारे किसके मेंबर है बेटा? मोनेरा के मेंबर है, और मोनेरा के मेंबर सारे प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। आगे आओ, आगे क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट्स प्रमोटिंग इंटरनोड इलोंगेशन प्रायर टू फ्लावरिंग इन कैबेज, कैबेज में फ्लावरिंग से पहले, जिसको इंटरनोड बहुत तेज़ी से इलोंगेट करती है, इसको बोल्टिंग कहते हैं। और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा बेटा? किसकी वजह से? जिब्रेलिन की वजह से देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो कहाँ लिखा है, जिब्रेलिन्स ऑल्सो प्रमोट बोल्टिंग दैट इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग, कहाँ कहाँ? बीट में, कैबेज में, और बहुत से दूसरे रोजेट हैबिट वाले प्लांट्स में देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब 127 के बाद अगला क्वेश्चन हो, अगला क्या है बेटा? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एडल्ट सेल साइकिल इन द फेजेस। सबसे पहले बेटा G1 आता है, G1 के बाद S आता है, S के बाद क्या है? G2 आता है, उसके बाद क्या आता है? M आता है, तो G1S G2M, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ गया आपका, ठीक है। आगे आओ, फ्यूजन ऑफ, अब यहाँ पे फंजाई में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेप्स होते हैं उसके बीच में मैचिंग दे रखी है। यहाँ पर क्या है बेटा? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? प्लाज्मोगेमी, लेकिन हमें मैच करना है, तो मियोसिस
फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन द गैमेट्स, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन क्या कहलाएगा बेटा, प्लाज्मोगेमी। दो न्यूक्लियाई का फ्यूजन क्या कहलाएगा बेटा, कैरियोगेमी। और जनरेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स क्या कहलाएगा बेटा, मियोसिस के किसके थ्रू होता है, मियोसिस के थ्रू। तो ए का 2 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 1, ए का 2, बी का 3, सी का 1। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ गया। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ लिखा भी सब कुछ लिखा है सीधा सीधा। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन-मोटाइल गैमेट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस कॉल्ड कैरियोगेमी। मियोसिस इज द ज़ायगोट रिजल्ट्स इन हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, अब आगे बढ़ो। आगे है क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड एट द एंड ऑफ प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 के एंड में क्या पूरी तरीके से कंडेंस हो जाते हैं? हाँ भाई, बिल्कुल कंडेंस हो जाते हैं पूरी तरीके से, बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। मियोसिस 1 रिजेंबल्स माइटोसिस, मियोसिस 1 नहीं करता बेटा, मियोसिस 2 करता है, तो स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ गया आपके पास। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है दैट बाय द एंड ऑफ, कहीं तो लिखा हुआ था, कहाँ है, पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द प्रोफेज द क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड एंड द माइटोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर द सेपरेशन। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, डायकाइनेसिस। और डायकाइनेसिस प्रोफेज 1 की लास्ट स्टेज होती है, और उसी स्टेज में क्रोमोसोम पूरी तरीके से कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो गया। और यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे लिखा है इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस 1, मियोसिस 2 रिजेंबल्स नॉर्मल माइटोसिस। तो मियोसिस 1 नहीं रिजेंबल करता, मियोसिस 2 रिजेंबल करता है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, आगे आओ। आगे क्या बोलता है, द लेंथ ऑफ द स्टेम एट टाइम 0 इज 20 सेंटीमीटर, द अर्थमेटिक ग्रोथ रेट इज 30 सेंटीमीटर पर डे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्टेम एट द एंड ऑफ 7th डे। देखो भाई, यहाँ पर सिंपल सी चीज़ बोली है कि इनिशियल लेंथ जो है दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। और ये अर्थमेटिक ग्रोथ के बारे में बात करिए, और अर्थमेटिक ग्रोथ जो होती है वो कांस्टेंट रेट से चलती है, हर रोज सेम इंक्रीज़ होगा लेंथ में। ठीक है, तो अगर 30 सेंटीमीटर पर डे दे रखा है तो हर रोज 30 सेंटीमीटर ही ग्रो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इनिशियल एल नॉट कितना है बेटा, 20। अब इसको करने के दो तरीके हैं, एक लॉजिकल, दूसरा फॉर्मूला वाला। ठीक है, ग्रोथ रेट कितना दे रखा है बेटा, 30। टाइम कितना दे, 30 पर डे। ठीक है, एक दिन में 30। टाइम कितना दे रखा है, 7 डेज। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, एल नॉट एल टी इज इक्वल्स टू एल नॉट, एल टी इज इक्वल्स टू एल नॉट प्लस आर टी। एल टी निकालना है, एल नॉट कितना दे रखा है 20, प्लस आर कितना दे रखा है भाई, आर दे रखा है 30 पर डे, और कितने दिन तक लगाना है, 7 दिन तक। 7 2 4 30 है, 30 है ना, 30। तो यहाँ पे 20 प्लस 210 कितना आ गया, 230। आंसर क्या आ गया, थर्ड। ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरा बेटा, स्टार्टिंग में आप बोल रहे हो ना 20 सेंटीमीटर है, स्टार्टिंग में कितना है, डे 1 पे कितना है, जब अपने स्टार्टिंग लिया कितना है, 20 है। अब हर रोज़ अगर 30 मीटर ही ग्रो करना है और 30 सेंटीमीटर ही ग्रो करना है और 7 दिन तक आपको ग्रो कराना है, तो 7 या किस 210 सेंटीमीटर में वो ग्रो करेगा 7 दिन में। इनिशियल कितना था 20, 7 दिन बाद 210 सेंटीमीटर और ग्रो कर जाएगा, तो 20 में 7 210 ऐड कर दो तो कितना आ गया बेटा, 230 आ जाएगा। तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हो भी सकता नहीं भी। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो लॉजिक से करते हो, और कॉन्सेप्ट नहीं पता तो ये फॉर्मूला बेटा लिखा हुआ है यहाँ पर, कहाँ पर, एनसीईआरटी में, उसको यूज़ करके भी आप कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ क्लोट बस्टर। क्लोट बस्टर की तरह क्या यूज होता है, देखो बेटा यहाँ पे तो स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है वो एक क्लोट बस्टर की तरह काम करता है। अब आपके पास 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं जो थोड़े कन्फ्यूजिंग है, कि स्ट्रेप्टोकाइनेज आता है, दूसरा साइक्लोस्पोरिन है, और तीसरा आता है स्टेटिन्स। जो साइक्लोस्पोरिन है वो तो एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह काम करता है, और स्टेटिन्स जो होते हैं वो ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने का काम करते हैं। ठीक है, अब जो जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है वो क्लोट बस्टर की तरह काम करता है। ठीक है, यही 3 मॉलिक्यूल्स हैं जिसके बीच में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, उसी में से एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इस पैराग्राफ के ऊपर जो पैराग्राफ दे रखा है एनसीईआरटी में, वहाँ पर ये चीज़ दे रखी है, मैं वो यहाँ पर लगाना भूल गया हूँ। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे बेटा, 138 क्वेश्चन क्या है, डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम। नहीं, गलत है, डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द ट्रायोसोमी ऑफ द 21st क्रोमोसोम। तो ये स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। यहाँ पे लिखा भी हुआ होगा बेटा कहीं पे कि जब the cause of the genetic disorder in the presence of an additional copy of your chromosome number 21, trisomy of 21st chromosome. This disorder was first described by Langdown, तो यहाँ पे डाउन सिंड्रोम बेसिकली बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम। टर्नर सिंड्रोम एक एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम की वजह से बनता नहीं बेटा, टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है। तो ये भी क्या हो गया बेटा, गलत स्टेटमेंट हो गया है। दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। देखो कहाँ क्या लिखा है, सच अ डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम कम हुआ है। जबकि क्वेश्चन वाले स्टेटमेंट क्या बोल रहा है बेटा, एडिशनल कॉपी ऑफ एक क्रोमोसोम आती है। नहीं, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे कैसे हैं बेटा, गलत है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर
इनकरेक्ट, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे क्या है, द अरेंज द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ स्पीशीज इन अमेजोन रेन फॉरेस्ट। अमेजोन रेन फॉरेस्ट में इन सबको उसके डिसेंडिंग घटते हुए क्रम में लगाना है। देखो बेटा यहाँ पर सीधे सीधे एक डेटा दे रखा है कि 40,000 क्या है प्लांट की स्पीशीज़ है, 3,000 क्या है फिशेस है, 1,300 क्या है बर्ड्स हैं, 427 मैमल्स हैं, 427 एम्फीबियंस हैं, 378 रेप्टाइल्स हैं और 1,25,000 वर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं। अब बेटा इनवर्टिब्रेट्स सबसे ज़्यादा हैं, तो इनवर्टिब्रेट्स क्या होना चाहिए, सबसे पहला आना चाहिए। सबसे पहला क्या आएगा, घटते हो ना डिसेंडिंग, तो सबसे ज़्यादा से सबसे कम। फर्स्ट क्या आएगा, इनवर्टिब्रेट्स। सेकंड क्या आएगा बेटा, प्लांट्स। थर्ड क्या आएगा, फिशेस। फोर्थ क्या आएगा बेटा, थर्ड फिशेस। फोर्थ क्या आएगा, बर्ड्स। और फिफ्थ क्या आएगा बेटा, मैमल्स। तो DACBE, DACBE सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीटली फैक्चुअल क्वेश्चन था। आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी कंज्यूमर्स ऑफ अ फूड चेन। इनमें से प्राइमरी कंज्यूमर कौन है फूड चेन का। देखो बेटा यहाँ पे कहीं लिखा होगा जो हर्बीवोर्स होते हैं, ऑब्वियसली द प्राइमरी कंज्यूमर्स विल बी हर्बीवोर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होंगे, हर्बीवोर्स होंगे। ठीक है, तो ग्रास अगर प्रोड्यूसर है तो जो गोट है जो कि एक हर्बीवोर है वो किसकी तरह काम करता है, प्राइमरी कंज्यूमर की तरह काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हर्बीवोर्स आ जाएगा आपके आंसर में। ठीक है, आंसर वुड बी दी हर्बीवोर्स। आगे बढ़ो, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी थीका आर प्रेजेंट इन ईच लोब ऑफ अ टिपिकल बाइलोब्ड एंजियोस्पर्म एंथर। हर लोब में कितने थीका होते हैं बेटा, 2 थीका होते हैं। ठीक है, तभी तो डाइथिकस बोलते हो। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 2 थीका। कहाँ लिखी हुई है लाइन, यहाँ लिखी हुई है, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इन बाइलोब्ड विच ईच लोब हैविंग 2 थीका, दैट इज व्हाई दे आर डाइथिकस। आगे बढ़ो, आगे क्या है, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लैक ऑपुरोन इज करेक्ट। जीन आई इज कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस्ड, यस बिल्कुल सही है, हमेशा एक्सप्रेस होती रहती है। लैक्टोज रीएक्टिवेट्स रिप्रेसर टू बाइंड टू द ऑपरेटर, नहीं बेटा इनएक्टिव करता है ये। जीन्स आई जी एंड वाई एंड ए शेयर अ सिंगल कॉमन प्रमोटर, नहीं अलग अलग प्रमोटर होते हैं। आई का अलग होता है, जी वाई और ए का अलग होता है। गैलेक्टोस कैन यूज एज इंड्यूसर ऑफ द लैकोप्रोन, नहीं यूज़ नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। यहाँ पर देखो कहाँ लिखा है, जीन आई जो है यहाँ पे लिखा है द रिप्रेसर ऑफ द ओप्रोन इज सिंथेसाइज्ड ऑल द टाइम कॉन्स्टिट्यूटिवली फ्रॉम द जीन आई। तो जीन आई है वो बेटा रिप्रेसिव प्रोटीन को कोड करती है और वो हमेशा ही कोड करती है, हमेशा ही बनता है, चाहे लैक्टोज हो या ना हो, वो हमेशा बनता रहेगा, इसलिए कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन आप बोलते हो वहाँ पे होगा। ठीक है, लैक्टोज एक्टिवेट्स द रिप्रेसर, लैक्टोज एक्टिवेट नहीं करता बेटा। यहाँ पे क्या लिखा है, सच एज लैक्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज द रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड, इनएक्टिव हो जाता है। देखो यहाँ पे जो आई जीन है उसका प्रमोटर ये रहा और जी वाई और ए जीन का प्रमोटर एक है, तो दोनों का प्रमोटर अलग अलग है। और गैलेक्टोज कभी भी एक इंड्यूसर की तरह काम नहीं कर सकता, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एन एंजियोस्पर्म। इन फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ द हेल्प्स टू गाइड द पोलन ट्यूब्स फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स। देखो बेटा ये पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में से क्वेश्चन आया है, कहाँ है, क्या बोल रहा है, मैनी, यहाँ पे देखो लिखा है, मैनी रिसेंट स्टडीड हैव शोन दैट द फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स प्रेजेंट इन द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द सिनर्जिड्स गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है, तो कौन होते हैं जो एंट्री गाइड करते हैं, सिनर्जिड्स गाइड करते हैं। आगे हो, आगे गया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूसेस नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। ये बेटा नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स कौन बनाता है, देखो डाइकोट्स में एल्ब्यूमिनस सीड्स नहीं होते ना, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स होते हैं या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स होते हैं, पी या जैसे ग्राउंडनट। एल्ब्यूमिनस के एग्जांपल देखो यहाँ दे रखे हैं, वीट हो गया, मेज हो गया, बार्ले हो गया, ये कैस्टर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो बेटा वीट एल्ब्यूमिनस होता है, वीट एल्ब्यूमिनस है। ठीक है, वीट कैसा है, एल्ब्यूमिनस है। मेज कैसा है, एल्ब्यूमिनस है। बार्ले कैसा है, एल्ब्यूमिनस है। सिर्फ पी अकेला है जिसमें एल्ब्यूमिन नहीं होता या फिर एंडोस्पर्म नहीं बचा रहता है, कंज्यूम हो जाता है पूरा का पूरा। तो पी वुड बी द आंसर। आगे आओ, कंसिडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन ऑफ 10 मिलियन सेंस गिवन द पर कैपिटा बर्थ रेट ऑफ 0.002 and the per capita that rate of 0.002 the expected number of cells after 10 generation है। देखो बेटा यहाँ पे सीधी सीधी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे बर्थ रेट दे रखी है 0.002 और डेथ रेट दे रखी है 0.002, मतलब बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बराबर है। मतलब जितने लोग या फिर जितने ऑर्गेनिजम्स उस पॉपुलेशन के जितने इंडिविजुअल्स नए आए उतने ही मर गए, जितने पैदा हो रहे उतने मर रहे हैं। तो बेटा पॉपुलेशन तो कांस्टेंट बन रही है। मान लो अगर मेरे पास 10 स्पीशीज़ होती, या मैं बोलूँ 10 मेरे पास क्या है पेन है, अब मैं इसमें से 2 पेन निकाल रहा हूँ, 2 पेन वापस डाल रहा हूँ, 2 पेन निकाल रहा हूँ, 2 पेन वापस डाल रहा हूँ, तो मेरे पास एट द एंड बस तो 10 ही रहे ना। तो यहाँ पे तो ग्रोथ हुई नहीं,
जितने पहले थे उतने ही एट द एंड ऑफ 10 जनरेशन रहेंगे। तो क्या आएगा आंसर बेटा, कितनी ले रखी थी स्टार्टिंग में, 10 मिलियन सेल्स रखी थी, तो एट द एंड ऑफ 10 जनरेशन भी कितना ही रहेगा, 10 मिलियन ही रहेगा। ठीक है, तो ये है। आगे आओ, आगे क्या है कि असर्शन बोल रहा है द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल ऑफ पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड मोर रियलिस्टिक देन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। सही है, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल ज़्यादा रियलिस्टिक होता है कंपेयर टू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, ये सही है। रीज़न क्या है, रिसोर्सेज आर फाइनाइट। यस, रिसोर्सेज फाइनाइट होते हैं तभी। अभी एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइन है, क्या बोलता है, सिंस रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ ऑफ मोस्ट एनिमल population are finite and become limiting sooner or later, the logistic growth model is considered more realistic ones। क्योंकि एनवायरनमेंट में जो रिसोर्सेज है वो फाइनाइट है, इसलिए लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल जो है वो एक ज़्यादा रियलिस्टिक ग्रोथ मॉडल है। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम सिंथेसाइजेस प्रिकर्सर एमआरएनए। प्रिकर्सर एमआरएनए मतलब क्या बोलता है बेटा, एचएनआरएनए। कौन बनाता है, डीएनए, सॉरी नॉट डीएनए, आरएनए पॉलीमरेज 2 बनाता है। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, आरएनए पॉलीमरेज 2। ठीक है, कहाँ लिखा है, यहाँ देखो, तो यहाँ पे क्या लिखा है, polymerase 3 is responsible for the transcription of tRNA 5S and this one. The RNA polymerase 2 transcribe precursor of mRNA, that is hnRNA, heterogeneous nuclear RNA। ठीक है, तो hnRNA या फिर precursor of mRNA को बनाने का काम RNA polymerase 2 करता है। आगे आओ, आगे क्या बोल रहा है बेटा, द प्लाज्मिड्स आर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए। यस, प्लाज्मिड ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए ही होते हैं, दे आर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए, ट्रू। प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये भी सही है। क्रोमोसोम के अलावा जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसी को तो आप प्लाज्मिड बोलते हो। दोनों स्टेटमेंट कैसे यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, अब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में ऐसा डायरेक्ट तो नहीं दे रखा, लेकिन हाँ यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है, दैट कहाँ गया, इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, जो जीनोमिक डीएनए उसके एडिशन में बैक्टीरिया के पास एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है, उसी को आप क्या बोल देते हो बेटा, प्लाज्मिड बोल देते हो। ठीक है, अपने आप रेप्लिकेट करता है, इसलिए इसको बोला ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे क्या है, फॉर अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल कंसिडरिंग कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंट ब्लड ग्रुप जीनोटाइप। अब किसी इंसान है जिसका ब्लड ग्रुप क्या दे रखा है बेटा, ओ, तो उसके पेरेंट्स का कौन सा ब्लड ग्रुप पॉसिबल नहीं है। देखो बेटा, अब ओ ब्लड ग्रुप लाने के लिए क्या क्या चाहिए, ओ ब्लड ग्रुप ये रहा, उसके लिए जीनोटाइप क्या होना चाहिए, आई, और एक पेरेंट से स्मॉल आई आना चाहिए, दूसरे पेरेंट से स्मॉल आई आना चाहिए, मतलब दोनों पेरेंट्स एटलीस्ट हेटेरोजाइगस कंडीशन में तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो एक पेरेंट से स्मॉल आई, दूसरे पेरेंट से स्मॉल आई। अब दूसरा क्या हो सकता है बेटा, अब अगर पहला देखो फादर आई हो सकता है, मदर, हाँ यहाँ से आ सकता है, तो फर्स्ट आ सकता है। सेकंड वाला हो सकता है, बिल्कुल सेकंड वाला हो सकता है, दोनों पेरेंट्स से आई आ सकता है। थर्ड वाला हो सकता है, हाँ थर्ड वाला भी हो सकता है। क्या फोर्थ वाला हो सकता है, नहीं फोर्थ वाला नहीं हो सकता, इस वाले के पास से आई स्मॉल आई नहीं आएगा। ठीक है, तो फोर्थ इज नॉट पॉसिबल। आगे आओ, आगे क्या है बेटा, बहुत या जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन है उसके बारे में दे रखा है कि कौन कौन से पॉपुलेशन इंटरेक्शन में क्या चीज़ें होती हैं। देखो बेटा, बहुत स्पीशीज़ की इसमें हार्म होगी, हमेशा कंपटीशन में ही हार्म होता है, माइनस माइनस इंटरेक्शन होता है। वन स्पीशीज हार्म्ड एंड द अदर इज बेनिफिट, प्लस माइनस है तो बेटा एप्लिटेशन होना चाहिए, बी आ गया। दोनों स्पीशीज़ को बेनिफिट मिलता है तो म्यूचुअलिज्म आ गया। एक को बेनिफिट मिलता है दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं होता बेटा, कॉमेंसलिज्म आ गया। तो ए का 3, बी का 1, सी का 2, ए का 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4। कहाँ लिखा है बेटा एनसीईआरटी में, देखो एनसीईआरटी में कहाँ लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे, दोनों स्पीशीज़ बेनिफिट होती है म्यूचुअलिज्म में, दोनों लूज़ करती है कंपटीशन में। पैरासिटिज्म में क्या होता है कि एक स्पीशीज़ बेनिफिट करती है एंड दूसरी स्पीशीज़ डिट्रीमेंटल होती है। ठीक है, इसके अलावा कॉमेंसलिज्म में क्या लिखा है, एक स्पीशीज़ बेनिफिट होती है, दूसरी स्पीशीज़ को ना तो बेनिफिट होता ना ही हार्म होता है, उसको कॉमेंसलिज्म बोल दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है। अब आगे क्या है बेटा, इन एन एक्सपेरिमेंट वेंडल ऑब्जर्व दैट द F1 प्रोजेनी प्लांट्स आर ऑल टॉल एंड नॉन ड्वार्फ। सारे टॉल थे, कोई ड्वार्फ नहीं था F1 में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ड्वार्फ तो कोई था ही नहीं था, तो असर्शन तो बिल्कुल सही है। अब ये लिखा है क्या कहीं पे, देखो यहाँ पे लिखा है Mendel observed that all the F1 progeny plants were all tall like the ones in their parents and none were dwarf। कोई ड्वार्फ नहीं था, सारे के सारे कैसे आए थे, टॉल आए थे, तो ये असर्शन तो बिल्कुल सही है। रीज़न क्या दे रखा है बेटा, स्टेम हाइट इज अ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट विद टॉल बीइंग डोमिनेंट एंड ड्वार्फ बीइंग रिसेसिव। ठीक है, स्टेम हाइट जो है वो एक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है, इसमें टॉल डोमिनेंट है और ड्वार्फ क्या आया बेटा, रिसेसिव आया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है भाई, ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है कि क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। देखो भाई, यहाँ पे अब बोला है कि F1 में सारे टॉल आए, टॉल किस लिए आए, क्योंकि
टॉल डोमिनेंट था और जो ड्वार्फ था वो रिसेसिव था, तो करेक्टली एक्सप्लेन भी कर पा रहा, तो इसका फर्स्ट क्या हो गया बेटा, सही हो गया। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है, द एनर्जी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर इज यूनिडायरेक्शनल। हाँ, यूनिडायरेक्शनल ही होता है। एनर्जी पिरामिड कैन नेवर बी इन्वर्टेड, कभी नहीं होते। ट्रांसफर ऑफ जी एनर्जी फ्लो फॉलोज द 1% रूल, नहीं 10% रूल फॉलो करता है। तो ए एंड बी करेक्ट है सिर्फ, तो सेकंड ऑप्शन आ गया आपके पास। ठीक है, अब ये देखो कहाँ कहाँ लिखा है, कहीं लिखा है या नहीं लिखा है। तो बेटा देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूसर एंड देन टू द कंज्यूमर। तो फ्लो जो होता है एनर्जी का वो यूनिडायरेक्शनल होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, कैन नेवर बी इन्वर्टेड, हमेशा अपराइट रहेगा, कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा। और जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है वो 10% लो फॉलो करती है, ना कि 1% लो। ठीक है, इसके बाद बेटा ये देखो कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो लिविंग वर्ड है, लिविंग वर्ड से आपके ऐसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 5 हैं, प्लांट किंगडम से 2, मॉर्फोलॉजी से 3, एनाटॉमी से एक भी क्वेश्चन नहीं आया इस बार। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से 7 क्वेश्चन है, सेल साइकिल से बेटा 2 क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस से 5 क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन से 1 क्वेश्चन है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 3 क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से 3 क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से 3 क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से 2 क्वेश्चन है, एंड माइक्रोब्स से 1 क्वेश्चन आया बेटा, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से 3 क्वेश्चन है, इकोलॉजी से 2 क्वेश्चन है, और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से 1 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि ओवरऑल जो पेपर था वो कैसा था बेटा, 95% ऑफ द क्वेश्चन वर ऑन ईजी साइड। ठीक है, तो ओवरऑल मैं बोलूँगा ईजी टू मॉडरेट। ज़्यादातर जो पेपर था वो कैसा था, ईजी टू मॉडरेट था, लेकिन उसमें भी अगर मेरे को एक वेटेज देना हो कि ज़्यादा पार्ट क्या है, तो बेटा ईजी वाला पार्ट ज़्यादा था। तो बायोलॉजी वॉज मोर ऑन अ ईजियर साइड। ओके, तो बेटा इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो कहीं से इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो बेटा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। ठीक है, कोई आपके पास क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और बेटा चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बेटा थैंक यू एंड बाय बाय।